नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम समास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में हम आगे बढ़ते हुए आज तत्पुरुष समास के हम 4 अन्य भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के केवल विभक्ति चिन्हों का जो लोप होता है उसके आधार पर 6 प्रकार के समासों के बारे में पढ़ा था। तत्पुरुष समास के 6 प्रकारों को पढ़ा था। हम संस्कृत व्याकरण पर आधारित तत्पुरुष समास के 4 अन्य भेदों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो उन 4 अन्य भेदों में सबसे पहले अलुक तत्पुरुष समास आता है। तो देखिए, जो अन्य जो 4 भेद हैं उनमें अलुक जो तत्पुरुष समास है उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अलुक तत्पुरुष समास। अलुक का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अलुक का अर्थ है प्रत्यय का लोप न होना। अलुक का अर्थ क्या? प्रत्यय का लोप न होना। जहाँ पर प्रत्यय का लोप नहीं होता है, प्रत्यय यानी कि प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर विभक्ति से ले सकते हैं। जहाँ पर विभक्तियाँ प्रत्यय लोप नहीं होना मतलब समस्त पद के अंदर प्रत्यय का लोप। समस्त पद में प्रत्यय कहाँ से? मतलब समस्त पद में विभक्ति साथ में रहती है, विभक्ति का लोप नहीं होता है, विभक्तियाँ प्रत्यय है। अतः जहाँ प्रथम पद यानी पूर्व पद में प्रयुक्त विभक्ति का लोप नहीं होता है, जो समस्त पद का जो पूर्व पद है उस पूर्व पद की विभक्ति का लोप, उस पूर्व पद में जो विभक्ति प्रयुक्त है वो विभक्ति अगर लुप्त नहीं होती, उस पूर्व पद की विभक्ति का लोप अगर नहीं होता है, वो समस्त पद में भी वही विभक्ति रहती है, तो वहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। वैसे तो तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों का लोप का आधार जितने भी हमने 6 समास पढ़े हैं, उन 6 समासों के अंदर हम अलुक तत्पुरुष समास कर सकते हैं, बशर्ते कि जो हम यहाँ अलुक तत्पुरुष समास में जो नियम पढ़ेंगे वो नियम अगर उसमें नहीं है तो, और अगर वो ऑप्शन आए हुए नहीं है तो, अगर वहाँ पर वो 6 प्रकारों ऑप्शन आए हुए हैं तो वहाँ पर वो 6 प्रकार हमको करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं आए हुए, अलुक तत्पुरुष आया हुआ उनकी जगह और अन्य 3 समास दिए हुए हैं जो कि उस शब्द में नहीं है, तो हम अलुक तत्पुरुष समास कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी विभक्तियों का लोप होता है। ये भी 6 प्रकार का होता है, अलुक तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार हैं। वैसे ही वही प्रकार जो विभक्ति चिन्हों का आधार पर होता है, क्रम तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष और समन तत्पुरुष। तो यहाँ पर कर्म अलुक तत्पुरुष समास, करण अलुक तत्पुरुष समास, संप्रदान अलुक तत्पुरुष समास, अपदान अलुक तत्पुरुष समास, अधिकरण अलुक तत्पुरुष समास, उन्हीं विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर लोप होगा। लेकिन लोप तो होता है, लेकिन समस्त पद का जो निर्माण प्रक्रिया है वो इसमें थोड़ी अलग है। उसमें तो विभक्ति पूर्व पद में नहीं रहती है, पूर्व पद विभक्ति समस्त पद में साथ नहीं रहती, छूट जाती। लेकिन इसके अंदर पूर्व पद में विभक्ति साथ में रहती, बस इतना ही अंतर है। अतः जहाँ प्रथम पद यानी पूर्व पद में प्रयुक्त विभक्ति का लोप नहीं होता है, अर्थात शब्द का विभक्ति के साथ ही प्रयोग होता है। जब शब्द का प्रयोग होता है तो शब्द का प्रयोग विभक्ति के साथ ही होता है, तो वह अलुक समास या अलुक तत्पुरुष समास माना जाता है। हिंदी में इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं, संस्कृत के उदाहरण दिए जाते हैं, हिंदी में इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं, और कुछ उदाहरण मिलते भी हैं तो उनको हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि वो तत्पुरुष समास के उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति उनसे थोड़ी अलग है। जैसे सब्जी वाला, दूध वाला, तो यहाँ थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा हमें। तो यहाँ संस्कृत का उदाहरण ज़्यादातर मिलते हैं, हिंदी के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। विभक्ति का आधार पर इसके 6 भेद हैं, जो कि हमने पीछे विभक्ति के आधार पर पढ़े हैं, जो कर्म कारक से अधिकरण कारक तक है। कर्म कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह है इसके अंदर।
ये अलुक तत्पुरुष है। प्रत्यय का लोप यानी विभक्ति का लोप नहीं होता है। समस्त पद का जो पूर्व पद है उस पूर्व पद की विभक्ति समस्त पद में साथ में ही रहती है, लोप होता ही नहीं। तो वहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो वो कर्म कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है, लेकिन वो विभक्ति पूर्व पद की विभक्ति उसके साथ में रहती। देखिए उदाहरण, अंतेवासी, सरसिज, मृत्युंजय, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ये जो सभी शब्द हैं इसमें जो प्रथम पद है, इस प्रथम पद के अंदर अंतेवासी, सरसिज, मृत्युंजय, यहाँ पर इनकी विभक्ति साथ में आई हुई है। अंतेवासी की विभक्ति साथ में है, केवल विभक्ति रूप परिवर्तन हुआ है। उस तरह से सरसिज में विभक्ति साथ है। उस तरह से मृत्युंजय यहाँ पर विभक्ति साथ है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, यहाँ पर युधि, युधि का अर्थ युद्ध में होता है, यानी विभक्ति का साथ में प्रयोग होता है। तो युधि का अर्थ युद्ध में होता है, युधि का अर्थ यहाँ पर जो है युधि का अर्थ युद्ध में होता है, इसलिए यहाँ पर विभक्ति के साथ ही यहाँ प्रयोग है। तो यहाँ देखिए इस उदाहरण में युद्ध की जगह युधि हो गया, अर्थात चिन्ह में चिन्ह मिल गया है। युद्ध के अंदर में चिन्ह मिलने से युधि शब्द हुआ है, यानी वो युधि जो में है, में का रूप परिवर्तित होकर के युधि हो गया। तो युधि यहाँ पर समस्त पद में आया हुआ है, जिससे सप्तमी विभक्ति हो गई है, सप्तमी विभक्ति हुई है युधि के अंदर, इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर विभक्ति साथ में आई है समस्त पद में, इसलिए यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास है। यहाँ देखिए रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त उदाहरण, जैसे हमने बात की थी, ये हिंदी में प्रयोग होता है इनका। ये तो विभक्ति साथ में होती, लेकिन कुछ अर्थ रूढ़ हो जाते हैं जो अलुक तत्पुरुष समास में पड़े जाए। सब्जी वाला, सब्जी देने वाला, देना, यहाँ पर देखिए सब्जी के साथ में यहाँ पर देने शब्द रखना पड़ रहा है। लुप्त पद नहीं कह सकते, विभक्ति की तरह यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। तो ये सब्जी वाला है, फल वाला है, तो यहाँ पर भी ये रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो अलुक तत्पुरुष समास में रखा जाता है। अब इनको पढ़ने के लिए आपको ऐसे कुछ उदाहरण याद रखने पड़ेंगे, या इन उदाहरणों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करनी पड़ेगी, इन उदाहरणों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप तत्पुरुष समास और अलुक तत्पुरुष समास में भेद कर पाएंगे। और इसके और भी उदाहरण हम आगे देखेंगे, केवल हमने यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास को समझा है तो आप समझ गए होंगे। ये अलुक तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें समस्त पद में विभक्ति का रूप परिवर्तन होकर समस्त पद में भी विभक्ति रहती है और समस्त पद के पूर्व पद में विभक्ति रहती है, तभी वहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। दूसरा समास देखें, उपपद तत्पुरुष समास। कभी कभी धातुओं में प्रत्यय लगने के लिए अनिवार्य रूप से कोई न कोई उपपद रखना पड़ता है, ऐसे समस्त पदों को उपपद तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ पर हम सीधे सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं, जिस समास के अंत में प्रत्यय हो और वो स्वतंत्र नहीं हो, कृदंत के रूप में हो, कृदंत के रूप में हो, स्वतंत्र नहीं हो, उसको हम उपपद तत्पुरुष समास कहेंगे। तो अथवा कह सकते हैं जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत होता है, जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत होता है, यानी कि कृदंत होगा, प्रत्यय होगा जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता, उस प्रत्यय का स्वतंत्र उपयोग नहीं होगा। स्वतंत्र उपयोग हो तो उपपद तत्पुरुष नहीं होगा, लेकिन वो पहले पद पर आश्रित प्रत्यय होगा। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि उपपद प्रधान नहीं होता है, उपपद प्रथम पद पर आश्रित होता है, प्रधान नहीं कह सकते उसको। जो उत्तर पद है, उत्तर पद प्रथम पद पर आश्रित होगा। तो सीधा शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं। जिस समास के अंदर उत्तर पद, तत्पुरुष समास में देखिए सभी समासों के अंदर हम पढ़ रहे हैं उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, लेकिन उपपद तत्पुरुष समास में स्वतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं, इसलिए उत्तर पद प्रधान नहीं होगा। उत्तर पद की प्रधानता उस शब्द के अर्थ में होगी, लेकिन वो प्रधानता प्रथम पद के आधार पर होगी, इसलिए हम कहते हैं जो उत्तर पद है वो प्रथम पद पर आश्रित होगा, इसलिए तो स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा, और वो कृदंत के रूप में होगा और वो प्रत्यय होगा। इतना याद रखिए, प्रथम पद पर आश्रित उत्तर पद प्रत्यय और कृदंत के रूप में हो
और जिसका स्वतंत्र प्रयोग न हो, उस समास को हम उपपद समास कहते हैं। तो इतनी विशेषताएं आपको याद रखनी है। कृदंत के रूप में हो, उत्तर पद प्रथम पद पर आश्रित हो, प्रत्यय हो और स्वतंत्र प्रयोग न हो। आश्रय होने मतलब स्वतंत्र प्रयोग नहीं, एक ही चीज है। इतना आप लोग याद रखोगे तो आप उपपद तत्पुरुष समास को आसानी से समझ पाएंगे। यानी कि आप तो इतना ही ध्यान रखना, अगर कृदंत कहीं पर आपको अंत में दिखे तो वो उपपद होगा, लेकिन उसकी स्वतंत्रता और आश्रय का ध्यान रखना। देखिए, प्रथम पद संज्ञा या अव्यय तथा बाद में कृदंत होने पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। प्रथम पद क्या होगा, या तो संज्ञा होगी या फिर अव्यय होगा। अव्ययभाव समास में भी होता है, प्रथम पद संज्ञा भी हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर संज्ञा तो संज्ञा बाद भी संज्ञा, विशेषण है तो विशेषण के बाद भी विशेषण, और प्रथम पद अव्यय है तो द्वितीय पद संज्ञा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रथम पद संज्ञा हो सकता है, प्रथम पद अव्यय हो सकता है, लेकिन उत्तर पद कृदंत होगा, उपसर्ग नहीं प्रत्यय होगा, द्वितीय पद प्रत्यय होगा, कृदंत के रूप में होगा, स्वतंत्र प्रयोग इसका नहीं होगा, प्रथम पद संज्ञा या अव्यय हो सकता है। तो उस समास को हम उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण में देखिए, कुंभकार, कुंभ को करने वाला। यहाँ कार का मतलब करने वाला होता है, लेकिन किसको, तो ये करने वाले का अर्थ कुंभ पर निर्भर करता है। इसलिए कार क्री धातु कृदंत जो लगा, क्री धातु से बने शब्द कृदंत, जो कृदंत है वो कुंभ पर आश्रित है, इसलिए कुंभ कार का मतलब करने वाला होता है, और कुंभ यानी कुंभ। और यहाँ पर लोप किसका हो रहा है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। तो हमने पढ़ा था केवल विभक्ति चिन्ह का लोप, उसके साथ कोई विशेषता नहीं होगी, कोई विशेषता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इनके साथ अलग विशेषता, विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है और लोप के साथ विशेषता है कि यहाँ पर कृदंत है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं, कुंभ पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पर कुंभ को करने वाले का जो अर्थ है वहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। आगे देखेंगे, जलज। यहाँ पर देखिए, जय रूढ़ अर्थ में जय का प्रयोग होता है। जय का मतलब जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला। कहाँ पर, जल में। तो जय का प्रयोग यहाँ पर जल पर आश्रित करता है। जय का तब प्रयोग संभव जब जल हो, तो जल में उत्पन्न करने वाला या उत्पन्न होने वाला, जलज। अब जलज कोई भी हो, मछली जल में उत्पन्न होती है, और भी बहुत सारे जीव हैं जल में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जल में उत्पन्न करने वाला या उत्पन्न होने वाला होता है। करने वाले के अर्थ में यहाँ पर हमने लिखा है, क्योंकि कृदंत शब्द मैंने ऊपर लिख दिया, कृदंत होगा, तो कृदंत मतलब करने वाले के अर्थ में मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। जलज जल में उत्पन्न करने वाला, तो जो जल में उत्पन्न होता है, ये जो जल में उत्पन्न करता है, जिसकी उत्पत्ति जल से हो, वो जलज है। रूढ़ अर्थ में भी जलज का प्रयोग हो रहा है, आप लोग देखते हैं, कमल के लिए होता है। तो यहाँ उपपद तत्पुरुष समास है, इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, इसके उदाहरण भी आगे हम और उदाहरण पढ़ेंगे। यहाँ कार और जे दोनों अप्रचलित कृदंत हैं, अप्रचलित, जिनका प्रयोग यहाँ पर बहुत कम होता है, जिसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। कार का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता और जय का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई अर्थ नहीं देते, शब्द के साथ जुड़ने पर अर्थ देंगे। जैसे कार, कुंभ के साथ कार जुड़ा तो अर्थ दे रहा है, जय जल के साथ जुड़ा तो ये अर्थ दे रहा है, इसलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, अप्रचलित कृदंत है। इसलिए यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास होगा। तो उपपद तत्पुरुष समास आपको समझ में आया होगा। इस तरह से अगला हम इसका रूप पढ़ेंगे, न्य तत्पुरुष। न्य तत्पुरुष में जिस समस्त पद का पहला पद अभावात्मक या नकारात्मक नेकार देने वाला हो, न्य तत्पुरुष कहलाता है।
न्य तत्पुरुष की यही विशेषता कि जिस समस्त पद का पहला पद अभावात्मक, अभाव का या नकारात्मकता का अर्थ देता है, न्य का अर्थ देता है, न्य तत्पुरुष समास कहलाता है। नाम से न न हो, इसके समस्त पद के प्रारंभ में ए या अन का प्रयोग करते हैं। जो समस्त पद, ये संस्कृत की विशेषता है। संस्कृत शब्दों में ये संभव है, हिंदी में ऐसा ज़्यादातर संभव नहीं होता। इसका जो समस्त पद है वो प्रारंभ में अगर ए या अन का प्रयोग करते हैं, समस्त पद में या तो ए का प्रयोग करते हैं या फिर अन का प्रयोग करते हैं। बाद वाले पद का प्रथम अक्षर अगर स्वर होने पर ने को अन में, अगर जो बाद वाला जो उत्तर पद है उसका उत्तर पद का जो प्रथम अक्षर है अगर वो स्वर से शुरू हो रहा है तो ये जो नकारात्मकता बोध देने वाला जो ने है उस ने की जगह हम क्या रखते हैं, अन रखते हैं। तथा अगर बाद वाले पद का प्रथम अक्षर व्यंजन होने पर, यानी कि उत्तर पद का प्रथम अक्षर व्यंजन हो, तो हम ने को ए के रूप में लिखते हैं। लेकिन मैंने कहा अधिकांशतः लिखते हैं, हमेशा नहीं, अधिकांशतः लिखा जाता है। ये संस्कृत का नियम उसमें खरा उतरता है, हिंदी में ये अधिकांशतः हो जाता है। तो देखिए, अनजान, ने जाना वा, जो ने जाना वा है तो यहाँ पर जानना है शब्द दूसरा, तो ए रखेंगे ना, व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर अन रखा हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए आदि ए आया हुआ है तो अन रखना, हमने यहाँ पर रखा, स्वर होने पर अन रखेंगे। आदि स्वर है तो यहाँ पर अन रखा तो अनादि हो गया। उस तरह से धर्म है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, ए रखा तो अधर्म हो गया। लेकिन अनजान ये शब्द हिंदी का, और यहाँ पर ये नियम नहीं लागू हो रहा है। तो ये अपवाद रूप में से कई उदाहरण आपको मिल सकते हैं, इसलिए मैंने अधिकांश शब्द का प्रयोग किया। अनादि के अंदर ये नियम खरा उतर रहा है और अधर्म के अंदर भी ये नियम चल रहा है। लेकिन अधिकांशतः ये नियम शब्द का प्रयोग करने से आपको पता चल गया होगा, बहुत सारे ऐसे अपवाद भी हैं जहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता। केवल आपको ये ध्यान रखना है, केवल ए और अन का प्रयोग जहाँ पर नकारात्मकता के लिए हो वहाँ पर न्य तत्पुरुष समास होता है। जैसे विलोम शब्दों का प्रयोग कह सकते हैं आप लोग। अगला है प्रादि तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है, यानी कि जो तत्पुरुष समास है उसका जो प्रथम अक्षर, प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है, जो प्रथम पद है उस प्रथम पद के अंदर उपसर्ग का प्रयोग होता है, उसे संस्कृत व्याकरण में प्रादि समास कहते हैं। अगर उपसर्ग का प्रयोग हो तो संस्कृत व्याकरण में उसको प्रादि कहेंगे, नहीं तो हिंदी में और भी नाम हो सकते हैं इस समास के। संस्कृत में प्रादि उपसर्ग इसको कहा जाता है, और आजकल तो हिंदी के कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रादि तत्पुरुष ऑप्शन देने लग गए, इसलिए पढ़ना जरूरी है। प्रय का यहाँ पर प्रय, आदियन, आदि, प्रय के समान और भी ऐसे, इसलिए शब्द बना प्रादि। यानी कि प्रय के समान और भी उपसर्ग, प्रय उपसर्ग, इसके समान भी और भी उपसर्ग जिसमें हो और वो प्रथम पद में हो तो उसे हम प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। से उपसर्ग का बोध होता है, और सारे उपसर्ग आते हैं जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग यहाँ पर दिए, प्रे, परा, प्रति, अप, उप आदि उपसर्ग पूर्व पद में होते हैं। यहाँ पर कुछ उपसर्ग मैंने रखे हैं, बहुत सारे उपसर्ग भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण है प्रगति, प्रथम गति, प्रा का अर्थ प्रथम हो गया, प्राचार्य, प्रा का अर्थ हम प्रकृष्टाचार्य हो गए, उपसर्ग का समान अर्थ दे रहे हैं। प्रगति, प्रथम गति, प्राचार्य, प्रकृष्टाचार्य, कुछ विशेष अर्थ के अंदर इनका प्रयोग होता है, तभी यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होगा। आगे जब हम इन सभी चारों प्रकारों का उदाहरण वापस देखेंगे तो और भी आपको ये समझ में आएगा। तो एक बार आपने देख लिया होगा कि जो अलुक तत्पुरुष समास है वहाँ विभक्तियों का लोप समस्त पद में नहीं होता है, केवल रूप परिवर्तन होता है। दूसरा उपपद, उत्तर पद के अंदर
कृदंत आया हुआ होता है, यानी कि प्रत्यय होता है। जहाँ पर प्रत्यय हो वहाँ उपपद तत्पुरुष समास, जहाँ नकारात्मकता के लिए ए और अन का प्रयोग किया जाता हो, नकारात्मक अर्थ देता हो, विलोम का या विलोम शब्दों जैसा बोध होता हो, वहाँ पर न्य तत्पुरुष समास। फिर है प्रादि, जिसका पूर्व पद उपसर्ग से बना हुआ हो, उपसर्ग आया हुआ हो और विशेष अर्थ का द्योतक हो, वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे अब। सबसे पहले अलुक तत्पुरुष समास के, जहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो अलुक तत्पुरुष समास, वैसे अन्य जो तत्पुरुष समास भेद है उनमें भी अलुक तत्पुरुष होता है, लेकिन विशेष रूप में जहाँ पर समस्त पद में विभक्ति का प्रयोग अगर रूढ़ अर्थ में आया हुआ है तो विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे सब्जी वाला, फल वाला है वैसे। तो अलुक तत्पुरुष में समस्त पद में विभक्ति होगी। तो यहाँ वो संस्कृत का उदाहरण होगा, जैसे तीर्थंकर, तीर्थम लिखा हुआ अनुसार आया हुआ, तीर्थम कर, करने वाला। प्रस्मेय पद में ऐ आया हुआ, विभक्ति साथ में आई हुई है। अंतेवासी, ते विभक्ति साथ में है, अंतेवासी। वसुंधरा, वसुम, वसुम में विभक्ति साथ में आई हुई है। तो यहाँ हम देखते हैं तीर्थंकर, तीर्थों को करने वाला। प्रस्मेय पद ऐ आया हुआ है, प्रस्मेय में पद, तो यहाँ पर विभक्ति साथ में है। पर के लिए प्रयुक्त पद अंतेवासी, यहाँ पर विभक्ति साथ में, समीप में वास करने वाला। वसुंधरा, वसुओं को धारण करने वाली, इसलिए इसका नाम वसुंधरा है, क्योंकि वसुओं को धारण करती है। तो यहाँ अलुक तत्पुरुष में देख रहे हैं, यहाँ समस्त पद है। यहाँ पर देखो, को का लोप हो रहा, के लिए का लोप हो रहा, में का और को का यहाँ पर लोप हो रहा, विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा। लेकिन इस लोप के साथ में इन विभक्ति चिन्हों का जो रूप बदल करके इनके साथ में तीर्थम, प्रस्मेय, अंते और वसुम, यहाँ पर इस रूप में ये विभक्ति परिवर्तित होकर के समस्त पद में भी साथ में रहती है और समस्त पद के पूर्व पद के अंदर लगी रहती है, इसीलिए इसको अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर आपको अन्य जो तत्पुरुष समास के जो 6 विभक्ति वाले हैं वो भी अगर उदाहरण मिले, उसमें भी आप अलुक तत्पुरुष समास कर सकते हो। अगला देखिए उपपद तत्पुरुष, अम्बुद, खग, झलधि। यहाँ पर देखिए उपपद, उपपद का मतलब यह है कृदंत के रूप में या ऐसे प्रत्यय जिनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, जैसे दे, दे का देने वाला होता, तो यहाँ पर दे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं। अम्बु के साथ यानी जल के साथ इसका प्रयोग अर्थ निकल रहा है, तो ये अम्बु पर आश्रित है दे का अर्थ, इसलिए स्वतंत्र प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर उपपद तत्पुरुष है। अम्बुद, अम्बु यानी जल को देने वाला। खग, खेयन आकाश, गयन गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला। जलधि, धी का प्रयोग धारण करने वाला, जल, जल को धारण करने वाला यानी समुद्र, जलधि। तो यहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास का भी अंदेशा लगेगा। अम्बुद, जल को धारण करने वाला। खग, आकाश में गमन करने वाला। तो यहाँ पर क्रमधारय और बहुव्रीहि समास का भी बोध हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हैं। एक ही शब्द में बहुत सारे समास हो सकते हैं, यह आप लोग भी जानते हैं। अम्बुद, जल को धारण, जल को देने वाला। खग, आकाश में गमन करने वाला। और जल्दी, जल को धारण करने वाला। यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। इस तरह से न्य तत्पुरुष, न्य तत्पुरुष देखिए अटल शब्द है। अगला अलग, तीसरा नालायक, चौथा है अज्ञान। यह हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं। अटल का ने टलने वाला, अलग ने लगा हुआ, नालायक ने लायक और अज्ञान ने ज्ञान। इसका समास विग्रह ऐसे ही होगा, ने लगा करके। अगर ने है, ने को हम ए और अन में बदलेंगे, जैसे ने टलने वाला अटल, ए लगा दिया, टे क्योंकि व्यंजन है, ने लगा हुआ लग व्यंजन है तो हमने यहाँ पर ए लगा दिया, अलग, ने लगा हुआ। ना लायक, लायक में देखिए व्यंजन है यहाँ, तो यहाँ पर हमने ए नहीं लगाए, इसलिए मैंने पहले अधिकांशतः शब्द का प्रयोग किया था। ने लायक का ना लायक,
ज्ञान, यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ पर ए लगा हुआ है। तो ये देखिए 4 उदाहरणों में से एक में ये नियम हमारा काम नहीं कर रहा है और 3 में नियम काम कर रहा है। तो नए ज्ञान का अज्ञान। अगर यहाँ पर प्रथम जो उत्तर पद में प्रथम अक्षर अगर स्वर होता तो अन लगता। उस तरह से देखिए प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि मतलब प्रथम पद प्र आदि उपसर्गों से बना हुआ हो। जैसे अतिवृष्टि उपसर्ग है, उपदेव प्रण प्र उपसर्ग। तो यहाँ पर देखिए अति उपसर्ग, उप उपसर्ग और प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतिवृष्टि, अधिक वृष्टि, उपदेव, उपयन छोटा देव, प्रपर्ण जिसके सभी पत्ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा उपसर्गों का प्रयोग अव्ययभाव समास में भी होता है, लेकिन वह संपूर्ण पद अव्यय बनता है। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण पद अव्यय नहीं है। यहाँ संपूर्ण पद वहाँ इकाई नहीं होता, यहाँ पर संपूर्ण पद इकाई है। प्रपर्ण, उपदेव, अतिवृष्टि इकाई के रूप में आए हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अतिवृष्टि, अधिक वृष्टि, उपदेव, उपयन छोटा देव, प्रपर्ण जिसके सभी पत्ते जड़ चुके हैं उसको प्रपर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर इकाई के रूप में है वह है। तो यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास है। तो हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास का अन्य जो 4 उदाहरण हैं उनके बारे में चर्चा की है, उनके उदाहरणों को देखा है। आशा है आपको ये उदाहरण और ये चारों प्रकार समझ में आए होंगे। आगे हम जो समास पढ़ेंगे वो समास हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास होगा, जिसको हम क्रमधारी समास के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारे जो तत्पुरुष समास पढ़ने का जो ध्येय था आज पूर्ण हो चुका है। आगे हम क्रमधारी समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन